हम आए दिन देखते हैं पार्लियामेंट में बिल्स अमेंड होते हैं, तो क्या वो बिल्स भी जो इनकी लोगों की पावर और अकाउंटेबिलिटी को चेक रखते हैं, या जो वो ऐसा बिल जो इनकी अकाउंटेबिलिटी को 5 गुना या 10 गुना बढ़ाए, क्या आने वाले समय में ऐसे बिल हमारे भारत में इंट्रोड्यूस नहीं होने चाहिए? मैंने अक्सर न्यूज में पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, उनकी टाइमलाइन डिले होने की वजह से सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और आम जनता ये न्यूज पढ़ के मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता होगा कि ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ये किसका नुकसान है। मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल कि अगर एनएचएआई जो हमारी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2000 करोड़ का एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट पास किया और उसकी टाइमलाइन रखी कि ये प्रोजेक्ट 3 साल में बनना चाहिए। बट वो ग्राउंड रियलिटी में हमें न्यूज़पेपर ही ये सब चीजें बताता है कि वो 3 साल में बनने की जगह अगर वो प्रोजेक्ट 4.5 या 5 साल में बना, तो उसकी कॉस्ट 2000 करोड़ की जगह सरकार को 3000 करोड़ पड़ी, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। जाहिर सी बात है, तब भी हमें 2 साल में पुल बन के मिलता, आज भी हमें 3 या 4 साल में पुल बन के निकला, पर 1000 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए से। तो वो जो 1000 करोड़ एक्स्ट्रा गए, वो किसका नुकसान है? वो टैक्स पेयर्स मनी की ही वेस्टेज है, करेक्ट? तो क्या आने वाले समय में, जहां पे अभी हमने डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे कि इस तरह की नीतियां बनाई जाएं जहां पे हर विभाग और हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, हर तरह की अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो आपको नहीं लगता जब इस तरह की जो वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी है कम करी जाएगी, तो वो पैसा और कई आवश्यक जगह लगाया जा सकता है, जैसे सरकारी अस्पताल हो गए, एजुकेशन हो गए? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ काफ़ी स्टेप्स में इस चीज़ को करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जी। देखिए, मान लीजिए सरकार से टेंडर पास हुआ कि 2000 करोड़ का हाईवे बनना है जी। और हाईवे बनना है 500 किलोमीटर का। तो वो पूरा 500 किलोमीटर का कोई एक सिंगल पर्सन तो टेंडर लेगा नहीं इतना बड़ा। जी। ठीक। अब यहाँ पर रोल्स आ जाएगा मिडिलमैन का। जहाँ जहाँ से वो हाईवे गुजर रहा होगा, वहाँ पर आप सुनते होंगे कि चाचा विधायक हैं या ये नेताजी हमारे ये बिल्कुल लगते हैं, सही तो कह रहे हैं। हाईवे बनाने का टेंडर मिल जाए ठेका भी कंस्ट्रक्शन हमें ही मिल करने को। जाएगा। ठीक है, ठेका भी हमें मिल जाएगा। फिर उसमें मिडिल मैन आते हैं। हम मतलब सिस्टमेटिकली ये समझ रहे हैं कि 2000 करोड़ वो 3000 करोड़ क्यों हो कैसे जाते बन हैं। गए? वो तो ऑटो एक बात तो बिल्कुल जाहिर सी है कि मान लीजिए 2021 में कोई हाईवे बनना शुरू हुआ था और सरकार ने कहा था ये 2023 तक बन जाएगा। अब वो चल रही है उसकी कंस्ट्रक्शन, मान लो अब 2026 में भी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रोड़ी पत्थर जो सीमेंट जो मटेरियल 2021 में जितने का था, अब तो वो उतने का नहीं मिलेगा। यहाँ सोने का भाव इतना ऊपर बढ़ गया, तो तो सोचिए उस ये मटेरियल की कंस्ट्रक्शन बढ़ गई। कॉस्ट 2021 और 2026 में कितना ज्यादा अंतर आ ठीक। जाएगा। करेक्ट। लेबर की मिनिमम बिल्कुल। वेजेस बढ़ गई। बिल्कुल दिहाड़ी लेबर की बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई, दिहाड़ी जी। बढ़ गई जिसे कहते हैं। और अब पैसा एक तो इस तरह से बढ़ा, जी। ये जो 1000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए। हाँ जी। बाकी जो ग्राउंड रियलिटी की हम बातें करते हैं बिना किसी को पिन पॉइंट करे कि ठेका उठाना है बनवाने का, तो मिडिल मैन आएंगे जो नेताजी से मिलवाने का भी पैसा लेंगे। फिर उसके बाद टेंडर एलोकेट कराने का भी पैसा लेंगे। उधर डिले चले जा रहा है कंस्ट्रक्शन में। इस वजह से ये पैसे बढ़ जाते हैं। काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। सुधार किस तरह से हुआ है? कई टेंडर्स अब ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू मिलते हैं। जी। मुझे गवर्नमेंट की पता है, सुना वेबसाइट मैंने। पर करेक्ट। ऑनलाइन बिडिंग से टेंडर मिलते हैं, तो यहाँ पर तो मिडिलमैन का रोल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। करेक्ट। अभी भी आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जो देश में चलती है, कि बेसिकली आप उसे हिंदी में दलाल कहें, लाइजनर कहें, पहले होते थे लोग मिलवा कर टेंडर दिलवाने वाले। अच्छा। अब नए तरह के लाइजनर्स देश में पैदा हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए सरकार ने टेंडर निकाला, तो अब इस तरह के लाइजनर हैं जो इस चीज का पैसा लेंगे कि या तो कोई बिड ही नहीं करने का, जी। या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का कोई बिड नहीं करने का। अच्छा। मान लीजिए 1000 करोड़ का टेंडर आ रहा है, एक्स पर्सन को चाहिए। तो पहले क्या था, जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं था, कि मिडिलमैन का काम था कनेक्ट करवाना और ये टेंडर एलोकेट करवाना। करेक्ट। अब किस तरह के मिडिलमैन आ गए हैं कि 1000 करोड़ का अगर टेंडर है, तो वो मिडिलमैन 10 ऐसे लोगों से बिडिंग करवाएगा जो बोलेंगे ही 700 करोड़ 800 करोड़। फिर जैसे चाहिए बिल्कुल। होगा वो आकर 1000 करोड़ बोलेगा और उसे टेंडर मिल जाएगा। यानी कि अभी आपकी बात सही है, अभी ई टेंडर का भारत में सिस्टम आ ई चुका टेंडर है, का धीरे धीरे बट आ फिर रहा है, भी मगर अभी हमें इस पे बहुत काम करने की बहुत जरूरत काम है, करना है। और ताकि अगर हम भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये जो लीकेजेस हैं, हम्म फाइनेंशियल हम्म, लीकेजेस हैं, या कमीशन बाजी है, या जिसे हम लाइजनिंग कहते हैं, ये सब चीजें ना हो।
बिल्कुल, करेक्ट? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है? 50% से ज्यादा भारत की आबादी युवा है। बट अगर हम वहीं उन युवाओं को देखें, तो उस युवा ने जोमेटो, स्विगी जैसे बड़े बड़े बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स भी बनाए। करेक्ट? हमारे निखिल कामत जी जीरोधा के फाउंडर हैं। करेक्ट? जेप्टो के को फाउंडर कितने यंग है और बिलियन डॉलर स्टार्टअप बना दिए। तो जब भारत का यूथ इतने बड़े बड़े बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स बना सकता है आईआईटी आईएम से पढ़ने के बाद या और अच्छे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद, और या वो अच्छी अच्छी कंपनी जैसे गूगल हो गए या मैकिन्जी हो गए या बिग फोर्स हो गए, उनमें जॉब ले सकता है करोड़ों और लाखों के पैकेज, तो क्या वो युवा संसद में बैठने के लायक नहीं है? या वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो विधानसभा में बैठ सके? आज क्यों भारत में हमारे संसद और विधानसभा में युवाओं की गिनती इतनी कम है, जबकि पूरे भारत की एवरेज एज 28 साल है? काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने चीज़ पूछी है। जी। दरअसल एक ग्राउंड रियलिटी तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरह से आईआईटी, आईआईएम या स्टार्टअप्स को देश का युवा देखता है, बिल्कुल। अभी उस तरह से राजनीति को नहीं देखा जाता। अब आप इसमें चाहे पिक्चर और वेब सीरीज़ का रोल कहें या फिर जो पुराने समय की राजनीति होती थी 90 के दशक की, उसका रोल कहें, आज भी एक मिडिल क्लास परिवार हो या फिर कोई सीधा साधा परिवार, उन्हें राजनीति शब्द सुनते ही वो गुंडागर्दी और वो सब चीज़ें क्योंकि इमेजिन होती बचपन हैं। से ही जो मैंने अनुमान देखा है, हम सबके आंखों के आगे ना एक लेंस लगा दिया जाता है कि राजनीति में बहुत गुंडागर्दी है, या फिर आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए या कनेक्शंस होने चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि राजनीति ही वो जरिया है जो हम सबके रोज के खर्चों से लेके हम क्या कर रहे हैं वो सब तय करती है। और करेक्ट? देखिए, सुषमा स्वराज जी मात्र 25 साल ही लोकसभा सांसद बनने की संविधान उम्र तय करता है और सुषमा स्वराज जी 25 साल की ही सांसद बनी थी। अरे वाह, बहुत अब बढ़िया। ये मैथिली ठाकुर हैं, ये 25 साल की उम्र में ही हैं शायद, और ये अब बिहार में विधायक बनी हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, युवा सांसद, युवा विधायक रहे हैं, बट वो सब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस रहे हैं। एक शब्द होता है एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, जैसे मैथिली ठाकुर, जी। उन वो तो सिंगर थी, बिल्कुल सही। एक्सीडेंटली शी बिकम्स अ पॉलिटिशियन, ठीक। करेक्ट। हाँ, वो रेशो एक तो बहुत कम है हमारी यंग लोगों गिनती का, दोनों विधानसभा या संसद गिनती दोनों कम है। और एक मेजर रीजन वही है कि भाई सोर्सेस चाहिए होते हैं आपको बिल्कुल। इलेक्शन लड़ने के लिए। बिल्कुल सही। देश में सोर्सेस भी चाहिए होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, ये सब पैसा भी हमारे चाहिए होता बैरियर्स है, हो जाते हैं, जितना हमने वोट जैसे पढ़ा है, वो सालों बैरियर्स लग ऑफ जाते एंट्री हैं। हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। बट क्या आपको लगता है जो हम अभी डिजिटलाइजेशन और विजन और एक डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें उसके लिए वो विजन अचीव करने के लिए युवा का संसद और विधानसभा में होना कितना आवश्यक है? बिल्कुल ज़रूरी है। जब देश का युवा जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए जनरेशनल गैप तो होता ही है। बिल्कुल जो सही। इस टाइम पर 60 70 80 साल के पॉलिटिशियंस हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। बिल्कुल। जो अब ये 25 30 साल की नई पीढ़ी है जो पढ़ रही है, इनके सोचने का तरीका अलग है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? आधी तो ये जो पीढ़ी है, ये राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखती, बिल्कुल नहीं है लोग क्योंकि इंटरेस्टेड। राजनीति की इमेज ही कुछ और होती है नज़र में। बिल्कुल। और जो इंटरेस्ट रखते भी हैं, जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है, जी। एबीवीपी। कांग्रेस में एनएसयूआई एनएसयूआई होता होता है। है। जी। समाजवादी पार्टी में समाजवादी युव जनसभा होती है। हर जी। पार्टी का यूथ विंग है। यूथ विंग है। पर आप ग्राउंड पे जाके ये देखिए कि उस यूथ विंग के जो नेता हैं, उनके भी आप अगर बैकग्राउंड देखेंगे, तो या तो नेपो किड्स हैं या फिर पीछे से बहुत ज़्यादा ज़मींदारी है, इसलिए राजनीति में आ गए हैं। अगर कोई देश की जो ग्राउंड रियलिटी है कि अगर कोई मिडिल क्लास परिवार का बच्चा राजनीति में जाना चाहे, तो इतने बैरियर्स हैं कि उन बैरियर्स को मिटाते-मिटाते ही उम्र निकल जाती है। इसलिए युवा नहीं जा सकता है। और फिलहाल की ये ग्राउंड रियलिटी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी जैसे-जैसे जागरूक होगी, तो युवा जाएँगे राजनीति में और युवाओं को भी मौका मिलेगा, क्योंकि मौका मिलेगा तब देश बदलेगा। युवा जिस तरह से सोचता है, उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है जितने आवश्यक हमारे 60 साल के या 70 साल के सांसद की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, उतनी ही आवश्यकता 28 साल, 25 साल, 30 साल के युवा की भी है। क्योंकि वो 60 साल के व्यक्ति एक 30 साल के डिग्री होल्डर, यानी कि एक युवा जिसका डिग्री है और फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी परेशानी नहीं समझ सकता। आज के टाइम में स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेज के बच्चों में एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी बातें जो जब हम छोटे थे हमें पता भी नहीं होती थी, इनका रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। उधर हमारे देश में और भारत के अलावा भी पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस तरक्की पे है, और साथ में एंजाइटी डिप्रेशन का यूथ में ग्राफ भी तरक्की पे है। मतलब ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई हैं।
तो इन सबको मुद्दे उठाने के लिए मेरा मानना ये है, एक मिक्स एज ग्रुप हमारे संसद में बैठना चाहिए, जहां बिल्कुल, सीनियर लोग भी अपनी बातें उठाएं और युवा भी, जो अपनी भुगती हुई हमने अपने पीछे समस्या देखी है, परिवारों को समस्या देखी है, गरीब किसान की समस्या देखी है, उनको समाधान कर सके। बिल्कुल। मुझे आज भी देख के इतना दुख होता है कि अगर किसी किसान की एक सीजन की फसल खत्म हो जाए बारिश या धूप की वजह से, वो बेचारा कर्ज में डूब जाता है। कितने किसान सिर्फ एक सीजन की फसल खत्म होने से सुसाइड कर लेते हैं। क्या उसकी जान की कीमत बस इतनी है, एक सीजन की फसल? किसी परिवार के एक व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। हमारे खुद के एक परिचित है, मैंने देखा उन्हें अपना घर बेचना पड़ा था अपनी मदर का इलाज कराने के लिए, और फिर भी ना वो अपनी मदर को बचा पाए और कर्ज में अलग आ गए। तो क्या सिर्फ एक परिवार के इंसान की तबीयत खराब होने से वो इंसान जिंदगी भर कर्ज में आ सकता है? ये हमारी जमीनी हकीकत बन चुकी है। बिल्कुल सही बात है। शिवांग जी, सरकार ने 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया था ताकि महिलाओं की भागीदारी संसद और विधानसभा में बढ़ाई जा सके। दरअसल ये बिल है क्या और इसका क्या महत्व है? सीधे-सीधे लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। जी। लोकसभा में यानी केंद्र सरकार में और हर राज्य की स्टेट असेंबली विधानसभा में जी। विमेन रिजर्वेशन बिल ये कहता है कि 33%, 33% जो सीट्स हैं जी। वो महिला सीट्स होंगी, उन पर महिला चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल सही। और इसमें ये कब हमें जमीनी हकीकत में भारत में इंप्लीमेंट होता दिखेगा? क्योंकि बिल तो 2023 में पेश हुआ था, बट आज तक अभी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और जितना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इसका सेंसस एक्सरसाइज और डिलिमिटेशन से लेना देना है। क्या आप हमें समझा सकते हैं? देखिए, सेंसस जो हुआ था देश का 1971 में हुआ, फिर उसके बाद हुआ था 2011 में। जी। 2011 के बाद सेंसस होना था 2021 में, हाँ जी। मगर सरकार ने उसे 5 साल पोस्टपोन करा और अब इस साल स्टार्ट हो चुका है। 2026 में हम बैठे हैं, सेंसस स्टार्ट हो चुका है। जो जिसे हम जनगणना की जनगणना गिनती कहते हैं। जी, पॉपुलेशन सेंसस। जी। स्टेप्स में समझते हैं कैसे होगा, कैसे ये ग्राउंड पर आएगा। सबसे पहले ये जो 2026 का साल है और इनिशियल मंथ्स ऑफ 2027, इसमें सेंसस चलेगा। जी। जब सेंसस से पता लग जाएगा कि फिलहाल कितनी आबादी हो चुकी है, उसके बाद होगा डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन में क्या होगा, जैसे हम अपने सिटी की बात करें तो मेरठ हापुड़ की आज की डेट में 1 लोकसभा सीट है, जी। और जनता कितनी होगी लगभग मेरठ हापुड़ की? लगभग 25 से 27 लाख। ठीक है। तो तो यानी आप कि एक सांसद आज की तारीख में लगभग 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर जो रहे कि हैं। बहुत बड़ी आबादी है। बहुत बड़ी आबादी जी। है। और ये 1 लोकसभा सीट जो मिली थी इस रीजन को, ये मिली कितने लोगों के लिए थी? 8-10 लाख जब जनता हुआ करती थी जिस समय ये सीट तय करी गई थी अपना, तब। ठीक है। तब। ठीक। तो पहले सेंसस होगा, जब पता लग जाएगा कितनी जनता है, उसके बाद सरकार का प्लान है कि ये जो लोकसभा सीट्स हैं 543 इलेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ 550 है, इसको 814 करने की। बिल्कुल। ठीक। 814 सीट्स लोकसभा में करी जाएंगी। विधानसभा का अभी कह नहीं सकते, लेकिन लोकसभा की सीट इसीलिए सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाए थे, जिसमें अब जो नया पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा है, उसमें सीट ज्यादा है। उसमें ज्यादा संसद की सीट्स ज्यादा हैं। सीट्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी, उसके बाद ये बिल इम्प्लीमेंट होगा। अब मान लीजिए आप अभी 550 सीट पर ये इम्प्लीमेंट कर दें, तो 33% महिला कोटे में चली गई, बाद में लोकसभा सीट्स हो गई 814 बिल्कुल। और महिला सीट रही इतनी ही। तो जो सरकार का प्लानिंग है देश के लिए कि 33% टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स महिला हो, वो फेल हो जाएगी। इस वजह से ये रिलेटेड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है डीलिमिटेशन से, एंड डीलिमिटेशन इटसेल्फ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेंसस। एब्सोल्युटली। तो और 3 स्टेप्स में इंप्लीमेंट होगा, पहले सेंसस, फिर डीलिमिटेशन, और फिर ये बिल लाया जाएगा। टोटल नई जो लोकसभा में सीट्स बनेंगी उसके 33% सीट्स केवल महिलाओं की, और बाकी पर भी महिला चुनाव लड़ सकती हैं। बिल्कुल, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है, ये हमारे भारत के लिए आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। बहुत। और ये पिछले कई वर्षों से सरकार इसे डिले भी करती आ रही है, आपको पता ही होगा, है ना? और क्योंकि जिस समय एक सीट बनी थी तो उसका कोर पर्पस था कि एक एमपी एमएलए को ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाख लोगों को ये तो रिप्रेजेंट करना है। संविधान में 1950 करेक्ट। में बना था। और उन्हीं 4-5 लोगों की समस्याओं को आगे लेके जाना है। बट हुआ क्या, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय के साथ उस शहरों की जनता तो बढ़ती रही, 5 लाख से जनता 25 लाख हो गई, बट संसद की सीट
एक ही रही। एक ही रही। इसलिए डिलिमिटेशन प्रोसेस जरूरी है, ताकि अगर मेरठ हापुड़ की आपने एक सीट बात करी और कल को यहाँ पे 3 सीटें होती हैं, तो फिर हर सांसद पे 8 लाख लोग लगभग आ जाएंगे, आज जो कि बहुत आवश्यक है। नहीं तो 25 लाख लोगों की आवाज को आगे लेके जाना एक सांसद के लिए खुद ही बहुत बड़ा आज की तारीख में चैलेंज है, जो कि हमारी सरकार को देखना चाहिए और डिलिमिटेशन जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। और प्रदेश के हिसाब से भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। बिल्कुल। लगभग 25.5 करोड़ आबादी है, और लोकसभा सीट्स टोटल कितनी है? 80। जी 25 करोड़ प्लस लोगों के लिए 80 लोकसभा सीट्स हैं वही बस। मैं कह रहा हूं, अब हर एक सांसद पे कितने लाखों लोग कितने लाख हो हो गए। गए? बिल्कुल। भारत की जनता अक्सर सोचती है कि जो लोग इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, तो वो तो कोई इनकम टैक्स देते ही नहीं। हाँ, ये सच है कि वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते तो वो इनकम टैक्स नहीं देते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो देश में किसी भी तरह से टैक्स नहीं देते हैं। अगर एक गरीब आदमी भी राशन की दुकान पर नमक की थैली या दूध की थैली खरीदने जाता है, तो वो उस पर जीएसटी देता है। अगर वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी खरीदने जा रहा है, तो उस पर वो आरटीओ टैक्स देता है। करेक्ट। इसी तरह हमारा हर एक प्रत्येक भारतीय अपने देश में अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारे टैक्स का पैसा जाता कहाँ है और ये खर्च कैसे होता है? इस मान लीजिए, जो इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी आ रहा है कपिल जी, वो भी हर चीज़ पे आप सही बता रहे हैं टैक्स देगा। नमक की थैली पर टैक्स, डेली यूज़ के आइटम्स के ऊपर टैक्स। करेक्ट। अब ये जो सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा है, उसी टैक्स के पैसे से सरकार टेंडर्स निकालती है, डेवलपमेंट के लिए बजट्स एलोकेट करती है, वहाँ ये सारा टैक्स का पैसा जाता है। करेक्ट। ग्राउंड पे एक प्रॉब्लम बस हमारे देश में है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हम इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या नहीं आते हैं। इस बारे में जागरूकता लोगों में नहीं है कि हमारे टैक्स के पैसे से एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारा टैक्स का पैसा लग कहाँ रहा है? लग कहाँ जबकि रहा एक बहुत दुखद बात जैसे होती है कि हमारे शहर को ही देख लें, तो आरटीओ के नाम पे ही हम जब भी गाड़ी या 2 व्हीलर निकालते हैं, है। मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो हम आरटीओ को रोड टैक्स दे रहे हैं। बट फिर भी मेरठ शहर की देखें तो आज भी हमें सड़क पे गड्ढे मिल जाएंगे। तो यानी कि होता क्या है कि टैक्स कलेक्ट तो एक नाम पे किया जा रहा है, फिर खर्च किसी और नाम नाम में पे हो रहा किया है। जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, एक एक्चुअल में कुछ प्रपोर्शन होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए कि हाँ, रोड टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट इंसान जो 10 लाख की गाड़ी पे या 15 लाख की गाड़ी पे या 2 व्हीलर जो आज की तारीख में इतने महंगे 1-1 लाख के हो गए हैं, उन पे टैक्स दे रहा है, कम से कम उसे वही व्हीकल चलाने के लिए सड़क पे गड्ढे तो ना मिले अपने देश में। हाँ, इस तरह से होना चाहिए डिज़ाइन प्रपोर्शन कि जो आरटीओ में हम टैक्स दे रहे हैं, वो केवल सड़कों के लिए हो। बिल्कुल। अब जैसे लिकर लाइसेंस निकलते हैं, वहाँ से भी सरकार पैसा कमाती है। बिल्कुल। टबैको प्रोडक्ट से सरकार पैसा कमाती है। बिल्कुल हर चीज़ कमाती से है। सरकार पैसा कमाती है, चाहे वो जीएसटी हो। अब वैट वगैरह तो चलिए ख़त्म हो गए, पर जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सीएसआर फंड्स और होते हैं जो सरकार कॉर्पोरेट कितने अपने कंपनीज देती है। लाइसेंसेस वगैरह भी देती है, कोल लाइसेंसेस इशू लाइसेंस करती देती है, है, यस। ये पेट्रोलियम लाइसेंस, उन सब में भी सरकार मोटा पैसा कमाती है। मोटा पैसा और कमाती है। दूसरा मेरा मानना ये है कि जब ये जो सरकार का कलेक्टेड अमाउंट में लीकेजेस कम होंगी, जो आपने कहा था ना, ये जो हमारी लीकेजेस हैं या जो पैसा हमारा ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इंक्रीज होने से जो पैसा वेस्ट हो रहा है, ये सब ये लीकेजेस कम होंगी, तो मुझे लगता है कि वो जो फंड्स एलोकेटेड हैं हमारे सरकारी स्कूलों के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए, वो और ज्यादा अच्छे से होंगे। करेक्ट। बिल्कुल। और एक डेवलप्ड नेशन भारत के लिए होने के लिए सरकारी स्कूल और अस्पतालों की जो हमारी आज की हालत है, उनमें इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं यूके और यूएस में देख के इतना खुशी होती है कि हमें 12th तक की एजुकेशन की फीस ही नहीं देनी पड़ रही, और यहाँ अगर हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में जाना है, नहीं तो सरकारी स्कूलों का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या व्यवस्था है। हालांकि 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जी। जिससे उस टाइम की अटल बिहारी वाजपेयी की जी सरकार थी, उन्होंने संविधान में जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21, दैट सेज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। हम्म। 86th संवैधानिक संशोधन जो था, उससे आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था। ये आर्टिकल 21A ने बोला कि राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद सन 2009 में आरटीई एक्ट आया, जिसके तहत अब प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% जो सीट्स होती हैं, वो आरटीई के थ्रू जो बच्चे आते हैं उनके लिए होती है। जी। और साथ ही इसमें कहा गया कि 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी है आरटीई बिल्कुल। एक्ट के थ्रू। तो हाँ, ये एक अच्छा स्टेप है, मगर बात वही बट रहेगी बात कि वही है कि अगर एक्ट बात में तो सरकारी स्कूल्स हमारी की चीजें करें, हैं, बट आज एक्ट की में है, ग्राउंड पर रियलिटी ग्राउंड पे, कुछ और ही है। हाँ, केंद्र विद्यालयों की अगर आप बात जी। करें तो वहाँ पर पंखे नहीं हैं, लाइट्स नहीं हैं, और लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा उनके पार्ट का कौन सा दिया हुआ टैक्स वहाँ पर
कायदे से इस्तेमाल होना चाहिए था यही भारत की डेवलप बहुत करने बड़ी के लिए। आयरनी है, जहाँ एक तरफ हम अपने आप को भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, बट क्या कुछ ही चुनिंदा लोगों को आगे बढ़ाना है या पूरे देश को साथ में लेके चलना है, बिल्कुल ठीक, ये भी हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अगर किसी के घर के बाहर बारिश में पानी भर जाता है या उसके मोहल्ले में रोड में गड्ढे हो रहे हैं, तो वो सीधा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को टैग करता है। आजकल ट्विटर, सोशल मीडिया आपको पता है कितने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो क्या उन्हें टैग करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर एक जागरूक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरी गली में सीवेज प्रॉब्लम है तो मुझे नगर पालिका पे जाना है या अपने अपने सिटी के मेयर पे जाना है, या कौन से दफ्तर में जाना है जहां मैं सही निशाना मारूं और मेरी समस्या का हल मुझे मिल सके। आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देश में क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं जी। राजनीति को लेके, पॉलिसी मेकिंग को लेके, इसलिए लोगों को ये ही नहीं पता कि उनकी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है। जी बिल्कुल। आपको मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आपका कनेक्शन अगर खराब आता है जियो का, तो आप जियो के अपने लोकल किसी ऑफिस में जाते हैं या सीधे अंबानी जी को टैग करते हैं फ़ोन बिल्कुल लगाकर? सही बात है। ठीक, आप अंबानी जी मेरा लोकल, कनेक्शन सही करा दो। हाँ, कुछ जी। आपका प्रोडक्ट अमेज़न वगैरह से खराब आ जाए, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं या सीधे जेफ बेज़ोस को कॉल करते हैं। जी बिल्कुल सही। ठीक, इसी तरह से लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर घर के बाहर पानी भर गया, सड़क टूट गई या स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, तो ठीक है आप पीएमओ को, सीएमओ को टैग कर देंगे। वंस इन अ ब्लू मून, हज़ार लाखों में से किसी एक टैग को किसी बड़े नेता ने उसे प्रॉब्लम रीट्वीट कर दिया एड्रेस हो जाएगी या आपकी। प्रॉब्लम एड्रेस यस। हो गई। पर क्या सबके लिए ऐसा होगा? नहीं। नहीं। इसलिए राजनीति और पॉलिसी मेकिंग की जो नॉलेज है, वो लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम ये तो पता हो कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है। सड़क बिल्कुल। खराब है तो नगर निगम जाना है। इनफैक्ट कपिश जी, मैं आपको एक और ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। लोगों को तो पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर भी ये हम्म। समझ नहीं आता कि जाके बात किससे करनी है। हाँ बिल्कुल। ठीक, जैसे राजनीति है, राजनीति और किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि राजनीति और वकालत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन हो या पॉलिसी मेकिंग हो, सब कुछ आता तो लॉ से ही है, लीगल जी। सिस्टम से ही। ठीक, लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि एफआईआर कराने के लिए वहाँ सब इंस्पेक्टर से मिलना है, आईओ से मिलना है, एसएचओ से मिलना है, या ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो बाहर बैठता है उससे मिलना है। करेक्ट। इसलिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हाँ, अगर राजनीति के बारे में, पॉलिसी मेकिंग के बारे में जागरूकता आएगी, तो लोगों को ये पता होगा कि कौन सी प्रॉब्लम कौन से डिपार्टमेंट में लेकर जानी है। बिल्कुल, और तभी हमारे जनता को अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी मिलेगा। नहीं तो बिल्कुल, कब तक हम विधायकों से और सांसदों से अलग-अलग विधायक अधिकारियों को फ़ोन करवा के अपने काम करवाएँगे। बिल्कुल ठीक बात। मेरा मानना ये है, हम उस दिन सही में तरक्की की तरफ चलेंगे, जिस दिन बिना किसी सांसद और विधायक के कहलवाए, मेरा एक फ़ोन पे सरकारी अधिकारी, मतलब एज़ अ भारतीय नागरिक वो काम करे और हमारी समस्या का समाधान जल्दी मिले। बिल्कुल ठीक। शिवांग जी, आज का आखिरी सवाल। अक्सर देखा गया है कि भारत में युवा पुलिस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कम और उससे खतरा ज्यादा महसूस करता है। तो अगर किसी कारण से किसी युवा को पुलिस कहीं पकड़ लेती है या उसे उसके घर से उठा लेती है, तो उस पे क्या लीगल राइट्स है और उसके परिवार को पहले 24 घंटे में क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कपिश जी। देखिए पुलिस जो है, खाकी वर्दी जो है, वो हमारी ही सुरक्षा के लिए होती है। जी। मगर जैसा मैंने राजनीति के बारे में कहा था कि इमेज कुछ और है, सेम गोज फॉर पुलिस। करें। खाकी वर्दी देखकर आपको सेफ महसूस होना चाहिए, हमारे देश में उल्टा है। खाकी वर्दी देखते ही आदमी डर जाता है, भागने लगता है। भागने लगता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। सिर्फ ये राइट नहीं, मैं और दो तीन चीजें इस आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। जी। अगर कभी भी फुल आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो बताता हूँ कि मान लीजिए आपको थाने से फोन आया, किसी भी युवा को, या युवा नहीं सभी के लिए ये चीज़ है, आपको थाने से फोन आया है, इंस्पेक्टर ने फोन करा या एसएचओ ने फोन करा है, जी। तो लोगों को यही जानकारी नहीं है कि हमारा जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जो कि पहले सीआरपीसी होता था, जी। करें। उसमें ये राइट दिया गया है कि बिना रीजन के आप थाने नहीं जाएंगे, कोई बात। मतलब अगर आपको पुलिस बुला रही है थाने बिल्कुल। और रीजन नहीं बता रहे क्यों बुलाया जा रहा ठीक है, है। तो ये आपका राइट है कि आप मत जाइए। होता बिल्कुल उल्टा है, थाने से फोन आती, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती बिल्कुल है। हो जाती है। ठीक,
अगर कभी किसी ऑफेंस में या किसी भी इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाती है, तो फिर आपका इमीडिएट राइट है कि आपको ग्राउंड्स बताए जाएं क्यों बताया है, बुलाया है। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हो जाती है या आपके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट हो जाती, कोई दे देता है थाने में, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो आप लोगों का एक बिल्कुल बेसिक राइट है कि उस एफआईआर की एक तो आपको कॉपी मिलेगी, और पुलिस का अगला जो स्टेप है वो उनकी ड्यूटी है, एंड दैट ड्यूटी इज कि आपके इमीडिएट नेक्स्ट फैमिली मेंबर को, चाहे पेरेंट्स को, चाहे वाइफ को, बच्चों को, किसी को फैमिली मेंबर को बताएं कि इस ग्राउंड पर पुलिस ने बुलाया है और ये एफआईआर हुई है। जी। अगर मान लीजिए किसी की फैमिली नहीं है, फैमिली बाहर रहती है, तो फिर आपके इमीडिएट रिलेटिव या फिर नेबर या फिर आपके फ्रेंड को बताया जाए। बिल्कुल ठीक, सूचना दी जाए कि इन्हें इस अपराध के लिए पुलिस ने थाने बुलाया है, उठा लिया है पुलिस ने, एफआईआर हो गई है। ऐसी एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, युवाओं से हटके या महिलाओं के लिए बहुत अच्छी हमारे कानून में एक व्यवस्था है। बिल्कुल। सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी भी महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता। बिल्कुल सही। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, यानी अंधेरे के समय में, जब सनसेट हो जाए शाम के बाद या सुबह सूरज उगने से पहले का जो समय है, उस दौरान किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुला। अब मान लीजिए किसी महिला का नाम आता है किसी बहुत संगीन अपराध में और इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, तो उसके लिए यह प्रावधान है कि महिला को अरेस्ट करने या पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए एक महिला पुलिस ऑफिसर ही जाएंगी, होना आवश्यक है, और वो भी वहां एसपी से राइटिंग में लेंगी उसी के बाद। और ये भी केवल संगीन अपराधों में, छोटे मोटे अगर कोई पेटी ऑफेंस है उसके लिए महिलाओं को भी नहीं बुलाया जा सकता। अब ये बेसिक जानकारियां हैं जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता, इसीलिए थाने से अगर फोन आ गया, जी आ जाओ थाने बुला रहे हैं, दरोगा जी, इस तरह से फोन आता है, ग्राउंड रियलिटी आपको हाँ पता है, बिल्कुल, और लोग तुरंत करते हैं। हाँ, लोग पूरा परिवार पैनिक हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेरे अभी एक परिचित के साथ एक किस्सा हुआ था, तो उसमें मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे सामने वाली पार्टी ने उनके खिलाफ शाम को एफआईआर दर्ज करा दी थाने ने, और अगले दिन ही सुबह पुलिस उनके घर पे पहुंच गई, उन्हें उठाने के लिए उठा के थाने ले आई। तो उसमें क्या पुलिस ने अपना सही कार्य किया? एफआईआर होने का पुलिस पर राइट है सीधा घर पे जाके उठाने का, और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति क्या करे? पुलिस घर पे आ गई उठाने के और वो उठा के ले जा गई आपको थाने। देखिए, कानून तो ये कहता है कि जिस समय एफआईआर हो जाएगी वहीं से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद जल्दी से जल्दी ही आरोपी को उठाती है। ओके। मगर अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो चलता क्या है कि मान लीजिए एफआईआर हुई 1 तारीख को और आरोपी को पुलिस थाने ला रही है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल। इनफैक्ट लीगल जो प्रॉपर सिस्टम लिखा हुआ है सीआरपीसी बीएनएसएस में जो लिखा है वो ये है कि एफआईआर हुई, आप तुरंत आरोपी को उठाइए और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दीजिए। जी बिल्कुल। और आरोपी की साइड से जब पुलिस पेश करने जाएगी तो फिर पुलिस रिमांड मांगती है कि 15 दिन के लिए हमें ये चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। उस टाइम पर आरोपी रिमांड ऑपोजिट करता है और साथ में बेल एप्लीकेशन लगा सकता है, ये हमारे या फिर एफआईआर होती है एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकता है। करेक्ट। चलिए शिवांग जी, आज आपसे बातें करके मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल हमारी ऑडियंस और जो भारत की जनता है और वो युवा है वो जरूर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संसद और हमारे विधानसभा के बारे में जाने होंगे और आगे जागरूक भारतीय की तरह अपने भारत के लिए काम करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।